Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so these are the things we discussed in the reference of the segregation of three functions. Now, this is a detail about it. Sales order processing के अंदर हमें क्या क्या segregation करनी है, कैसे होगा, जैसे हमने पहले पीछे डिस्कस किया उन्हीं के रेफरेंस में हमें डिस्कस करेंगे. So sales order processing के अंदर credit authorization separate from sales order processing, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट. Credit authorization will be done by the credit department. Sales processing जो है वो सारी की सारी आपका सेल्स डिपार्टमेंट करेगा. उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल सेपरेट फ्रॉम वेयर हाउस. ये जो सेकंड पॉइंट था हमारा कि एसेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द, ये जो हमारे पास तीन पॉइंट हैं आप इनको एक बार देख लें. ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड, देन एसेट मैंने आपसे कहा कस्टडी डिफरेंट होगी और रिकॉर्ड कीपिंग वुड बी डिफरेंट, एंड देन ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. इसी के रेफरेंस में सारे पॉइंट्स हैं. ये जो पहला पॉइंट है ये उसी के रेफरेंस में ऑथराइजेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेसिंग. सेकंड इन द रेफरेंस ऑफ एसेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एसेट कंट्रोल, जहाँ पे रिकॉर्ड होगा शुड बी डिफरेंट सेपरेट फ्रॉम द वेयर हाउस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द एसेट. ये सेकंड पॉइंट है. एंड द थर्ड पॉइंट था हमारा कि इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो कि कोलूशन के बगैर कोई एम्प्लॉई अकेला फ्रॉड करने का सोचे भी ना. सो अकाउंट रिसीवेबल सब लेजर सेपरेट फ्रॉम जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स. तो जो आपका जर्नल लेजर का एक पूरा कंट्रोल अकाउंट है वो डिफरेंट होगा, और जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है दैट शुड बी विद द डिफरेंट पर्सन और द डिफरेंट डिपार्टमेंट. हमने पहले भी जब शुरू में फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था अकाउंट रिसीवेबल फंक्शन, अकाउंट पेएबल फंक्शन, सेल्स फंक्शन, परचेज फंक्शन. तो हमने कहा था कि ये वो सारे काम हैं कि जो अकाउंट्स इन चीज़ों का, इन रेलेवेंट परचेज का, सेल्स का, रिसीवेबल का, पेएबल का, इन्वेंट्री का, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है. तो वो डिफरेंट फंक्शन कहने से मुराद ये थी दैट दिस विल बी डन बाय द डिफरेंट पर्सन्स. या हम ये कह सकते हैं कि चाहे स्टाफ कम होने की सूरत में एक बंदा एक से ज़्यादा तरह के काम करे और डेफिनेटली कर रहा होगा, लेकिन फिर हम उस पर चेक और क्रॉस चेक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का मेंटेन करेंगे. फिर हम वेल स्ट्रक्चर्ड किस्म का ऑर्गेनाइजेशन का जो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क है उसको करेंगे ताकि फ्रॉड के चांसेस और एरर दोनों के चांसेस कम हो हमारे पास. तो ये सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में सेग्रीगेशन फंक्शन जो हमने कंट्रोल पढ़े थे तीन, ये तीनों यहाँ पर आ गए. उसके बाद हमारे पास जी सेकंड आ गया कैश रिसीट प्रोसेसिंग. इसके अंदर कैश रिसीट सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ये हमें मालूम है कैश रिसीट हमारे पास कहाँ पे, हमारे पास जो मेल रूम है वहाँ पे रिसीव होती हैं, और रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर. तो ये डिफरेंट एक बात हो गई. ऑथराइजेशन यहाँ पर होगी और ये हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी. उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल सब लेजर सेपरेट फ्रॉम जर्नल लेजर. फिर वही बात है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब आपके पास चेक आएगा, जब आपके पास पैसे आएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे उसके नतीजे में, और डेफिनेटली जो आपके पास कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा. यही पॉइंट मैंने अभी आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे. और इसका चेक भी क्या होगा कि आपका ये जो सेकंड पॉइंट था इसके अंदर कि एसेट का जो कीपिंग है दैट शुड बी विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट और पर्सन, और जो उसकी रिकॉर्डिंग है दैट शुड बी विद द डिफरेंट पर्सन. तो ये पॉइंट इसी के अंदर कवर हो जाता है कि जो कैश की रिकॉर्डिंग है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कभी कैश रिसीव नहीं करता, कभी कैश पे नहीं करता. आपको याद होगा हमने कैश सैलरीज और वेजेस को भी डिस्करेज किया था कि अव्वल तो होना नहीं चाहिए आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर, और अगर होगा तो इसकी डिस्पर्समेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरीज बनाने में इन्वॉल्व होता है एचआर डिपार्टमेंट के साथ. तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था. तो ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ जब कैश आपके पास आएगा तो अल्टीमेटली वो बैंक में जाएगा. यहाँ अगर आपके पास से कैश कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं कर रहा और मेल डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा जहाँ पे कैश या चेक्स रिसीव होते हैं. आई होप इट्स क्लियर. ओके, लेट्स गो टू द पॉइंट ऑफ सुपरविजन नाउ. अच्छा, अब सुपरविजन के लिए हमारे पास हम कह सकते हैं जब हमने सेग्रीगेशन कर दी तो सुपरविजन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन फिर भी हम कहते हैं an organization where only a few persons are employed in overall are employed. So
just to achieve the adequate separation of functions, segregation of the function, what we do supervision, right? हम supervision को इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास ये जो काम हो रहे हैं, कम लोग ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर हम उस पर फिर एक सुपरविजन का मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि फ्रॉड और एरर ये इसके चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन अनेबल टू इनेक्ट अप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैंने आपसे पहले कहा थोड़े से बंदे हैं हमारे पास, ज़्यादा लोग नहीं हैं, एम्प्लॉयज ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर हम सेग्रीगेट उस तरह से नहीं कर सकते। ऑथराइज ये करेगा, परफॉर्म ये करेगा, एसेट कीपिंग इसके पास होगी, रिकॉर्डिंग ये करेगा। चीज़ें हो सकता है कि एक ही बंदे के पास किसी एक चीज़ से रिलेटेड सारी की सारी स्टेप्स हों जो उसने परफॉर्म करने हैं। तो फिर इस पर हमें एक ओवरऑल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सुपरविजन किस तरह से हो सकती है? बेसिकली ये क्रॉस चेक भी कह लें आप इसको, या सुपरविजन कह लें। एसेट इंस्पेक्शन हमने ये बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम इन्वेंट्री टेकिंग कहते हैं। तो जब हम इन्वेंट्री को हिसाब किताब करेंगे कि कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है, स्टॉक टेकिंग जिसको हम कहते हैं, तो एसेट इंस्पेक्शन हम उसको कहेंगे। आप इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, अगर ये कोई कपड़े की दुकान है तो आप उसको यार्ड बाय यार्ड मैयर करके चेक करेंगे कि इतना है कि नहीं है, ठीक है। एसेट इंस्पेक्शन इस सेंस में भी है कि आपकी जो मशीनरीज हैं, आपकी जो व्हीकल्स हैं, आपकी बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, आप उसको गाहे बगाहे चेक करते रहेंगे कि ये प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपरली इनकी लॉग बुक मेंटेन हो रही है। लॉग बुक में इतना, लाइक हम व्हीकल की एग्जांपल लेते हैं, लॉग बुक में लिखा हुआ है इतने हंड्रेड्स या इतने 1000 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन जब जाके हम फिजिकली उसको देखते हैं तो वो उससे ज़्यादा चला हुआ है या कम चला हुआ है। इसका मतलब है कि गड़बड़ है उसके अंदर। सो वी नीड टू इंस्पेक्ट एसेट्स फिजिकली। देन ब्लाइंड पीओ, ये भी पॉइंट शायद हमने क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। ब्लाइंड पीओ के जिसके अंदर आपके पास चीज़ों की डिस्क्रिप्शन तो गिवन होती है लेकिन उनकी क्वांटिटी गिवन नहीं होती। तो जो भी चीज़ें आपके पास से जा रही हैं या आपके पास आ रही हैं, तो आप उसको ब्लाइंड पीओ के साथ अपने जो वर्कर्स होते हैं, अनलोड करने वाले या लोड करने वाले, आप उनको कहते हैं कि यहाँ पे तुम खुद काउंट करो और फिर यहाँ पे आगे लिखो कितने कितने आएंगे। लाइक 3 आइटम्स हैं और हजार हैं तीनों लेट से, तो आपने उनको 3 आइटम्स के नाम तो लिख के दे दिए, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, लेकिन आपने क्वांटिटी नहीं लिखी। अब वो बाउंड हो गए हैं कि वो काउंट करें और लिखें कि कितने हैं। तो हो सकता है कि कोई आइटम 1001 निकल आए, हो सकता है कोई आइटम 999 निकल आए, और ये भी हो सकता है कि सारी आइटम्स हजार एज पर प्लान जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतनी पैक की थी वो वही हो, उतनी ही हो। इसका पर्पस क्या है ब्लाइंड पीओ का? ब्लाइंड पीओ का पर्पस ये है कि आप अपने वर्कर्स को फोर्स करते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं कि वो ये किए बगैर रह नहीं सकते कि वो उसकी फिजिकली काउंटिंग करें। अदरवाइज तो ये हो सकता है कि हम उन्हें ओरिजिनल पीओ दें तो वो उस पर लिखें, उस पर देखें कि अच्छा हजार हैं, और वो अंदाजा ऐसे लगाएं कि अच्छा ये मैंने 100 गिने हैं, 100 अगर इतने हैं तो 1000 इतने वॉल्यूम पे फैलने चाहिए, तो हाँ इस पैक में 1000 होंगे, हाँ जी डन 1000, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि कोई एरर के चांसेस ना हो, और जिन बंदों की ड्यूटी है जिस चीज़ के उन्हें पैसे मिलते हैं वो परफॉर्म करें उस चीज़ को। फिर हमारे पास पैकिंग रिसीट है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। पैकिंग रिसीट के अंदर आपके पास जो आपका कार्टन है, जो आपकी पैकिंग है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके कार्टन पे भी मेंशन होंगी, और आप अलहदा से पैकिंग रिसीट भी उसको बनाएंगे। शिपिंग डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसके साथ इसको टैली करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी अकाउंट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लाइक हम जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सारी सेल्स है, रिटर्न्स है, कैश रिसीट्स हैं, जो कि अभी हम रेवेन्यू साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। तो यही 3 चीज़ें हमारा फोकल पॉइंट है। तो जब भी आप सेल्स करेंगे रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न आएगी रिकॉर्ड होगी, जब भी आपके पास इस सेल्स के नतीजे में कैश आएगा रिकॉर्ड होगा, या सेल्स रिटर्न्स के नतीजे में कैश जाएगा वापस तो वो रिकॉर्ड होगा। अब जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास किस तरह से आप इसको कंट्रोल्स करेंगे। बेसिकली रिमेंबर व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कंट्रोल्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स इन रेवेन्यू साइकिल। तो उसमें हमने सेग्रीगेशन को डिस्कस किया, उसमें हमने सुपरविजन को डिस्कस किया, उसमें हमने एक और पहला पॉइंट था वो भी हमने डिस्कस किया, और अब हमारे पास है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड।
पहला पॉइंट ऑथराइजेशन था, और अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दिस इज द फोर्थ वन. सो विद अ प्रॉपर्ली मेंटेन्ड ऑडिट ट्रेल ये टर्म हमने क्लास में डिस्कस की है, आई रिमेम्बर, और आप ऑडिटिंग का पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं. ऑडिट ट्रेल प्रिसाइजली हम कह लेते हैं कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके 4 स्टेप हैं. लेट्स से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ओके, ये हो गया आपका अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का मैकेनिज्म जिसको फॉलो करके आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया. अब जब आप अकाउंटिंग ट्रेल की बात करेंगे तो आप रिवर्स गियर में जाएंगे. आप कहेंगे स्टेप नंबर 4, इसकी बेस थी स्टेप नंबर 3, तो क्या ये बेस पूरी करके 4 आया है. देन स्टेप 3 से आप स्विच करेंगे 2 पर, 2 से 1 पर. तो वो पूरा जो एक सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कि परचेज ऑर्डर आएगा, फिर वाउचर बनेगा, एंट्री पास होने का, फिर वो सारी और भी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑडिट ट्रेल मैंने आपको बाय द वे यहाँ पर बताया, हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. एंड आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है कि व्हाट ऑडिट ट्रेल इज एक्चुअली. ओके, सो with a properly maintained audit trail, it is possible to track transactions through the systems and to find where and when errors were made. Right? जैसे मैंने आपका रिवर्स उसमें जैसे आप बड़ा बेसिकली आपको अकाउंटिंग के पहला जो सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, पहले आपने ट्रायल बैलेंस तक बनाना सीखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो आप क्या करेंगे. तो आप ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कि आपने कोई चीज़, कोई अकाउंट की अमाउंट लिखना भूल तो नहीं गए. तो आप कहाँ से देखेंगे, आप लेजर से जाके देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस. स्टेप 3 से आप स्विच करेंगे स्टेप 2 पर. तो अगर सब लिखे हुए तो ठीक है. फिर आप दूसरी गलती का पकड़ने की कोशिश करेंगे कि डेबिट साइड वाला बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो नहीं लिखा हुआ, या क्रेडिट वाला डेबिट साइड पे तो नहीं लिखा हुआ. फिर आप इसको कहाँ पे जाके चेक करेंगे, लेजर पे जाके चेक करेंगे. फिर आप देखेंगे कि आपने अमाउंट तो नहीं गलत लिखी हुई कोई भी. अगर अमाउंट को देखना है तो वो भी आपने कहाँ से उठाई है, लेजर से, तो लेजर पे ही जाके चेक करेंगे. अगर यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब है कि स्टेप 3 में तो कोई गलती नहीं है. अब स्टेप 2 में कोई गलती हो सकती है, उसको पकड़ने के लिए किधर जाएंगे, स्टेप 2 से 1 पर. आप 2 को रिकनसाइल करेंगे विद 1. 2 इज लेजर, 1 इज जर्नल. अब आप क्या करेंगे, लेजर से जर्नल में वही के डेबिट वाला क्रेडिट पे या क्रेडिट वाला डेबिट पे तो नहीं लिख दी अमाउंट, या हमने जो बैलेंस कैलकुलेट किया है कैलकुलेशन ठीक है, और यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ठीक है, ये 2 चीज़ें सही. और उसके बाद अगर ये भी ठीक है तो फिर जर्नल से आप किधर जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स. जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि क्या हमने सारी ट्रांजेक्शन्स 15 थी तो 15 की जर्नल एंट्री पास की है, और अगर जर्नल एंट्री पास किया तो क्या हमने जिसको डेबिट करना था वही किया और क्रेडिट करना था वही किया, गलत तो नहीं कर दिया. गलत करने से जाहिर बात है आपका ओवरऑल लेजर पे इफेक्ट आएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा. और अगर वो भी हमने गलत नहीं किया तो क्या हमने अमाउंट सही ली है, तो ये आपको टीचर ने भी बताए होंगे. इसके अलावा और स्टेप्स भी हो सकते हैं बहुत सारे. तो बाद में ही आपको समझा रहा हूँ कि आप रिवर्स केयर में जाएंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैक ट्रांजेक्शन्स थ्रू द सिस्टम एंड टू फाइंड वेयर एंड व्हेन एरर्स वर मेड. अच्छा, अब इसको ओवरकम कर, अब इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे. इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है. लाइक हम कहते हैं वी शुड हैव सम प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट हमें पता है, सोर्स डॉक्यूमेंट हम उसको कहते हैं जिसको देखकर हम अगला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं या एंट्री पास करते हैं, आप कह रहे हैं. तो आपके जो प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एग्जांपल हो सकती हैं, आपका गेट पास आउट की जो कॉपी है वो प्री नंबर्ड होती है, ऑलरेडी नंबर मेंशन होते हैं. फिर आपका जो सेल्स ऑर्डर है वो प्री नंबर्ड होता है. इसी तरीके से जो आपके शिपिंग नोटिसेज हैं वो भी प्री नंबर्ड होते हैं. फिर आप कह सकते हैं आपकी जो रेमिटेंस एडवाइस होती है वो भी प्री नंबर्ड होते हैं. तो ये बहुत सारे. फिर आपकी जो इन्वाइसेस हैं वो भी, इन्वाइस बुक आपकी वो प्री नंबर्ड होती है. आप छोटे से छोटे किसी किराने के स्टोर पर भी जाएं तो वो अगर आपको बिल देता है तो उसके बिल के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है, तो वो प्री नंबर्ड होते हैं सारी बिल बुक्स. अच्छा, मुझे यहाँ पर अब इसको ख़त्म करना है. मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू करूँगा.